हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और इस लाइव सेशन में भी आपका स्वागत करते हैं। तो आज का लाइव सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। कहां? तो चूंकि इसमें आपको नजर आया होगा दो चीज लिखा हुआ, मैनेजमेंट और माइक्रोवेव। इस लाइव सेशन को आप मिस ना करें। मैनेजमेंट और माइक्रोवेव दोनों का सॉल्यूशन एक साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीवीआई क्वेश्चंस लड़ेंगे यहीं से। तो आप जितने भी मैनेजमेंट, चूंकि सभी ब्रांचेस को पढ़ने हैं, आपका जितना भी दोस्त है, जितना भी ग्रुप है, जितने भी कॉलेजेस ग्रुप हैं, सारे में आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट का शुरुआत का 1 से लेकर 15 क्वेश्चंस आपके लिए होगा और उसके बाद फिर से आपके सामने आएंगे अंशु सर और माइक्रोवेव का सॉल्यूशन लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो आप फटाफट इस लाइव सेशन को अपने ग्रुप में, अपने कॉलेजेस के ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी ब्रांच के लोग हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, सारे ब्रांचेस के पास इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट कॉमन पेपर है, सभी ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है। और इसके बाद 1 से लेके 15 तक क्वेश्चंस मैनेजमेंट के लगातार होंगे, जो हम लेके आएंगे आपके लिए। उसके बाद अंशु सर आएंगे माइक्रोवेव के लिए। और आपको एक चीज और बता दे, द पॉलिटेक्निक क्लासेज ने जो एग्जाम के पहले एग्जाम का अरेंजमेंट किया है, उसमें कोई भी ब्रांच के मैनेजमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, मैनेजमेंट का एग्जाम आके दे सकते हैं। और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स को बताते चले कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग आज यहां जुड़े हुए हैं, आप 6 सेमेस्टर के ऑल पेपर का एग्जाम के पहले एग्जाम में आके दे सकते हैं, जिसकी शुरुआत 8 सितंबर से होगी। फॉर्म फिलअप 1 सितंबर से शुरू हो चुका है और एग्जाम डेट 8 से लेकर 12 तक है। आपका रिजल्ट पब्लिश 15 सितंबर को होगा और 15 के बाद सोचो, 15-21 को आपका परीक्षा एग्जाम है। 5 दिन द पॉलिटेक्निक क्लासेस का हर एक टीम आपके साथ होगा। क्यों? बताने के लिए आप गलत कहां किए हो, कॉपी कहां तक लिखना है, कहां सही लिखना है, कैसे लिखना है, सारा चीज बताया जाएगा। सबसे मोस्ट टॉपिक की इंफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं। 7 सितंबर 11:59 तक फॉर्म भरा जाएगा, रात के 11:59 तक। उसके बाद फॉर्म फिलअप नहीं करवाया जाएगा। आप एग्जाम के पहले एग्जाम में आके जरूर हिस्सा ले। जो लोग अभी दूर हैं वे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपका हम नंबर लिख देते हैं, इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 9204047883 9204047883 24 घंटा 7 दिन ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 24x7 हॉस्पिटल की तरह सुविधा आपके एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी। तो जोरदार तरीके से इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से फिर पहली बार दो सब्जेक्ट का सॉल्यूशन एक ही बार इस लाइव सेशन में, मैनेजमेंट और माइक्रोवेव एक साथ 2 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। तो जबरदस्त और जोरदार तरीके से आप इस चीज में जुड़ जाइए। अब शुरुआत करेंगे हम अपने मैनेजमेंट की। तो आइए हम मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं। तो यहां से इस नंबर को हटाते हुए और इस माइक्रोवेव को अभी इरेज करते हुए मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, इसके बाद आएंगे अंशु सर। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत और प्रीवियस ईयर का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने वो पूछा, विच अमंग देयर इज अ सर्विस बिजनेस। कहा इनमें से कौन है जो सर्विस बिजनेस है। कहा विच अमंग, पहला शानदार सवाल। ये आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे, आप लाइव चैट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। विच अमंग देयर इज अ सर्विस बिजनेस, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल। आप लोग पढ़े होंगे, बार बार ये सवाल रिपीटेड होते हैं। सर्विस बिजनेस से भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और इसके बाद इसका ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट नंबर आपके सामने ऑप्शन है टेक्सटाइल बिजनेस। दूसरा आपके पास ऑप्शन है काउंसलिंग बिजनेस। तीसरा आपके पास ऑप्शन है लेदर बिजनेस। फोर्थ आपके पास ऑप्शन है डी
वो है वुड बिजनेस। फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा कि बीच अमंग देयर इज अ सर्विस बिजनेस, कौन है इसमें से जो सर्विस बिजनेस को दिखा रहा है। तो इसका आंसर कौन होगा, क्या वुड, क्या लेदर, क्या काउंसलिंग, क्या टेक्सटाइल। तो हम लोग बिजनेस के टाइप में देखे थे, 3 तरह का बिजनेस टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। सर्विस में बोले थे जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें हम क्या करते हैं कि उसका कोई फिजिकल टच नहीं होता, फिजिकल वर्क परफॉर्मेंस उसमें नहीं होता है, उसमें फिजिकल वर्क परफॉर्मेंस नहीं होता है, वो क्या होता है, सर्विस बिजनेस। ये टेक्सटाइल बिजनेस नहीं, लेदर नहीं, वुड नहीं, ये काउंसलिंग बिजनेस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काउंसलिंग बिजनेस क्या है, सर्विस बिजनेस है। क्या है, सर्विस बिजनेस है। आप याद रखिएगा, सर्विस बिजनेस से बहुत बार सवाल पूछता है, यहां तक कि 2019 का सबसे पहला सवाल था 4 मार्क्स का कि व्हाट इज सर्विस बिजनेस, राइट 5 एग्जाम्पल, मतलब 5 एग्जाम्पल देकर सर्विस बिजनेस को एक्सप्लेन करना था। सिर्फ काउंसलिंग बिजनेस इसका आंसर होगा। यहां तक कि अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें, फ्लिपकार्ट जो हमें सर्विस देता है, सारा कुछ सर्विस बिजनेस के अंतर्गत आता है। हम लोग फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी, काउंसलिंग बिजनेस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार प्रीवियस ईयर का सवाल, यह पूछा गया सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपको रिपीटेड हो सकते हैं, इस तरह से आप लॉजिक लगा के वहां पे क्लियर कर सकते हो सवाल को। पूछा है कि विच अमंग दीज इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इनमें से कौन है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। मैं सवाल थोड़ा सा कम लिख रहा हूं क्योंकि आपको यहां पे कम टाइम में ज्यादा सवाल करवाना है। लिख रहा हूं विच अमंग दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ऑप्शन आपके सामने रहा, ए प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा स्मार्टफोन मेकिंग, दूसरा आपके सामने है स्मार्टफोन मेकिंग। तीसरा ऑप्शन है हेयर ड्रेसिंग, तीसरा ऑप्शन है हेयर ड्रेसिंग बिजनेस और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कैंडी मेकिंग बिजनेस। ये चार ऑप्शन आपके पास है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, और बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है। आप लाइव चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे इनमें से कौन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। मैं बार बार बात कर रहा हूं, बिजनेस के 3 टाइप से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में सवाल मिल ही जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं सब्जेक्टिव में भी पूछता है। 2019 का सेकेंड सवाल और का था कि डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विथ एग्जांपल। आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से जो ग्रुप में शेयर किए गए हैं, जो पीडीएफ यूनिट बाय सब्जेक्टिव का, उसमें भी ये नोट डाउन है, डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विथ एग्जांपल। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। कौन है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है? क्या प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग? नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। स्मार्टफोन मेकिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। कैंडी मेकिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। पर कौन है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है? हेयर ड्रेसिंग बिजनेस। हेयर ड्रेसिंग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन नंबर सी। काफी लाजवाब क्वेश्चन ये सब है। आप इस चीज को जरूर सीखें और अपने लाइव चैट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड पूछा इकोनॉमिक सेक्टर इज पार्ट ऑफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक सेक्टर इज पार्ट ऑफ। इकोनॉमिक सेक्टर इज पार्ट ऑफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए पूछा, बोला इंडस्ट्री। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ट्रेड। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा ट्रांसफर ऑफ गुड्स। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आप लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करोगे इकोनॉमिक सेक्टर इज पार्ट ऑफ, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? क्या इंडस्ट्री, क्या ट्रेड, ट्रांसफर ऑफ गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड का आंसर कौन सा होगा? आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट जरूर करो।
इकोनॉमिक सेक्टर का पार्ट क्या है? क्या इंडस्ट्री, क्या ट्रेडिंग, क्या ट्रांसफर ऑफ गुड, क्या एक्सचेंज ऑफ गुड। ये काफी उलझा हुआ सवाल लगता है। आपको लग रहा होगा कि क्या एक्सचेंज ऑफ गुड नहीं हो सकता है? देखिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे अगर हम लोग बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या बताता है कि बिजनेस का डिफिनेशन ही है। जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स का, किसके लिए? किसके लिए? मनी के लिए। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बिजनेस। और अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर के पार्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ट्रेड, इसका आंसर ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि कोई इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन कर रही है, होलसेल और रिटेलर, दो चीजें आप लोग ट्रेड बिजनेस के अंदर पढ़ रखे होंगे, होलसेलिंग और ट्रेड, होलसेलिंग और रिटेलिंग, ट्रेड के अंदर दो चीजें पढ़े होंगे। तो इकोनॉमिक सेक्टर में अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ट्रेड। इकोनॉमिक सेक्टर इज पार्ट ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर पे बात करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। और 4th नंबर क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से पूछा है। ग्लोबलाइजेशन जो कि आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, हिंदी में अगर बीएसईबी की बात करें तो वैश्वीकरण के नाम से आप पढ़े होंगे। ग्लोबलाइजेशन कहता है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहां से पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। तीसरा ऑप्शन आपके पास है लॉ और 4th ऑप्शन आपके पास है ऑल। देखिए, कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल आप बताओ क्या होगा इसमें से। देखिए, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया किसको? इंटीग्रेट किया कंट्रीज को, एक स्टेज दिया। क्या दिया? एक स्टेज दिया, यह एक स्टेज दिया। और इस स्टेज पे सारे कंट्री आके क्या किए? वे एक अपना विचार रखे और बोले हम जिस कंट्री से हैं, हम आपके कंट्री में आके कंपनीज लगा सकते हैं और दूसरे कंट्रीज के लोग उसके यहां जाके अपना कंपनी चला सकते हैं, इंडस्ट्री चला सकते हैं। इससे दोनों को फायदा था। हमारे यहां भी कंपनियां लगी, हमारे यहां क्या हुआ? हमारे यहां इकोनॉमिकल सेक्टर में वृद्धि हुई, हमारा डेवलपमेंट हुआ। पर हमें डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिला, एडवांटेज भी मिला। और अगर 6 मार्क में एक सवाल यहां से जरूर पूछता है, ग्लोबलाइजेशन से पूछता है कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको जो पीडीएफ भेजा गया है उसमें भी लिखा हुआ है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और ग्लोबलाइजेशन के अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट भी होगा, लॉ भी होगा, मतलब डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अगर हम लोग बात करें 4th नंबर की, विच इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लॉ, तो ऑल ऑफ द अबव। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आप लोग लाइव चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि आप तैयारी कर रहे हैं। और यहां से इस तरह के क्वेश्चंस को आप बनाते चले, आपको पीडीएफ भी मिलेगा रिवीजन के लिए, आपका वहां पे आंसर भी मिलेगा, आप इजी वे से उसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज, इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिजनेस का क्या है? काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकता है। ऑप्शन है आपके सामने रिस्क, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा है आपके सामने प्रॉफिट, 4th ऑप्शन आपके सामने है ऑल। इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिजनेस का क्या है? बिजनेस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? क्या रिस्क, क्या ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिट या ऑल ऑफ द अबव? अगर हम लोग बिजनेस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो देखिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हम मनी के लिए करते हैं, वो बिजनेस जरूर होता है, पर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एलिमेंट होता है तो रिस्क लेना। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो बिजनेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या आप जितना इन्वेस्ट किए हो, टोटल जो आप कॉस्ट लगाए हो,
टोटल कॉस्ट वो इक्वल हो सकता है किसका, टोटल कॉस्ट इक्वल हो सकता है टोटल सेल का, टोटल सेल्स का। तो ये चीज यूनिट नंबर 7 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। यूनिट नंबर 7 के अंदर आप इस चीज एक बात पढ़े होंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्रॉफिट लॉस और दोनों बराबर, ब्रेक इवन एनालिसिस में कहता है ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जहां पे ना तो प्रॉफिट ना लॉस हो रहा था, टोटल जो आप कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे थे वो टोटल सेल इनकम के बराबर हो रहा था। मतलब बिजनेस एक्सचेंज ऑफ गुड फॉर मनी, बट रिस्क इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑप्शन नंबर ए, रिस्क इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑप्शन नंबर ए। इसका 5 का सही आंसर होगा, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 पे बात करेंगे। आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, क्या इस तरह के सेशन अरेंज करने चाहिए। आप बताएं, आपका एक मोटिवेशन हमारे लिए एनर्जी देता है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और क्या इस तरह के और भी सब्जेक्ट होने चाहिए, नेक्स्ट टाइम किस सब्जेक्ट का लाइव सेशन ऑब्जेक्टिव इस तरह का होना चाहिए, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आप किस कॉलेज से जुड़े हुए हैं या किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं उस चीज को भी आप कमेंट करके बताएंगे। फटाफट आप लोग बताएं कि ये लाइव सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप हमें बताएं ये लाइव सेशन आपको कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे, आप लोग जरूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अभी हमने बात किया था सर्विस बिजनेस पे, अभी जस्ट हमने बात किया था सर्विस बिजनेस, और वो पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर 6 भी सर्विस बिजनेस से पूछा। सर्विस सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट्स आर, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। सर्विस सेक्टर्स प्रोडक्ट्स आर, ऑप्शन आपके सामने है ए, ऑप्शन आपके सामने है ए, ऑप्शन आपके सामने रहा ए इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा है टेंजिबल, टेंजिबल, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है नॉट, नन ऑफ दिस। देखिए सर्विस बिजनेस से काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, सर्विस सेक्टर प्रोडक्ट्स आर, सर्विस सेक्टर प्रोडक्ट्स आर इंटेंजिबल, टेंजिबल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर सही होगा इसका आप जरूर बताएं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। सर्विस सेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं छूने योग, नहीं छूने योग, दोनों, नन ऑफ दिस। हिंदी कर दिए, अब बीएससीबी वाला को भी दिक्कत नहीं होगा। बताइए फटाफट कमेंट करके, आप बताइए कि सर्विस सेक्टर के प्रोडक्ट इंटेंजिबल होते हैं, टेंजिबल होते हैं, या दोनों होते हैं या नॉट। देखिए सर्विस सेक्टर हम बार बार बोल रहे हैं जिसमें फिजिकल वर्क नहीं हो, जिसमें फिजिकल वर्क नहीं हो वो होता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के प्रोडक्ट होंगे इंटेंजिबल। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। सर्विस सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर प्रोडक्ट आर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे बात करेंगे। हम ज्यादातर क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग अभी जुड़े हुए हैं अगर उनको लगता है कि हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाया है, हम क्या करेंगे, हम फेल हो जाएंगे, उनके लिए 1-2 बात कि वे अभी से ही तैयारी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। मतलब जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से आपके ग्रुप में पर डे सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंड किए जा रहे हैं, आप उसको एक बार जरूर बनाएं। अगर जहां डाउट हो रहा है आप उस ग्रुप में मैसेज करें, आपको सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा।
ये सॉल्यूशंस एमसीक्यू का जो मैनेजमेंट का चल रहा है, इसी तरह से डिजिटल का भी चला था पिछले एक दिन पहले। उसके बाद और भी हर एक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एडवांस के अंदर करवाए गए और आपको हर एक सब्जेक्ट का ऐसा चीज मिलेगा, आप टेंशन ना लें। आप रेगुलरिटी भी में सिर्फ पढ़ाई करते रहे, आप हमारे कहे गए बातों को सिर्फ एक बार फॉलो करें, ट्रस्ट करके आपको फायदा जरूर होगा। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर पे बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस टाइप। कौन है जो इसमें से बिजनेस का टाइप नहीं है? कौन है जो इसमें से बिजनेस का टाइप नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है ए, ऑप्शन आपके सामने है ए सर्विस, सर्विस। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ट्रेडिंग, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है इंजीनियरिंग, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है मैन्युफैक्चरिंग। बड़ा ही लाजवाब सवाल है दोस्त, आपको एक यहां से ट्रिक बता रहे हैं। आप कभी भी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव को पहले सोल्व करें। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यह है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल को सोल्व कीजिएगा तो मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, एक दो ऐसे सब्जेक्टिव सवाल होते हैं जो उस ऑब्जेक्टिव के चलते बन जाते हैं। लोग बोलता है कि चोरी कर रहा है, पकड़ा जाता है चोरी करते हुए। आपको अगर नहीं आ रहा है कि व्हाट इज बिजनेस, एकदम बहुत प्रेशर में आप पढ़ के गए थे पर आपको याद नहीं आ रहा है कि बिजनेस क्या है, लेकिन कोई आके एगो आदमी आपको धीरे से बोलता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो एकदम तुरंत याद आ जाता है, आप लिखना शुरू कर देते हो। करते हो कि नहीं? ये सही बात है। हम कहना ये चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ वैसे पार्ट्स होते हैं जो सब्जेक्टिव में भी होते हैं, उसी से रिलेटेड। जैसे आपको बोला कि व्हाट इज बिजनेस एंड राइट टाइप्स ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस को एक्सप्लेन कर दिए पर आपको टाइप दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन उसी में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन है जो बिजनेस का टाइप नहीं है, और वहीं पे आप बताए थे ऑब्जेक्टिव सवाल में। अगर ये चीज देखते तो आपको पता हो जाता, तो यहां से उस सब्जेक्टिव सवाल को भी सोल्व कर सकते थे। इसलिए आप प्रीफर करना पहले ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा क्लियर करना। आइए इस सवाल पे, इनमें से कौन बिजनेस का टाइप नहीं है? बिजनेस का 3 टाइप रटो, कसम खा के याद करो। सर्विस होगा, ट्रेडिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं होगा। इंजीनियरिंग किसका टाइप है? इंडस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, और इस इंजीनियरिंग में पढ़े थे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आईटी, ईटीसी। बोला कौन बिजनेस का टाइप नहीं है? तो इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर सी सर्विस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो बचा वो इसका बिजनेस का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे बात करेंगे। आप हर एक बात को ट्रस्ट के साथ फॉलो करो, आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा, आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8 नंबर पे बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको पूरा लिखेंगे। कहता है हाउ डू ट्रेडर्स मेक प्रॉफिट। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ डू ट्रेडर्स मेक प्रॉफिट? ऑप्शन आपके सामने है इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, इन द फॉर्म ऑफ अ लोन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है इन द फॉर्म ऑफ शेयर। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हाउ डू ट्रेडर्स मेक प्रॉफिट? ट्रेडर्स जो होते हैं, ट्रेडिंग जो करते हैं, 2 तरह से ट्रेडिंग हम पढ़ते हैं हमेशा, होलसेलिंग और रिटेलिंग। तो ट्रेडर्स को प्रॉफिट कहां से होता है? क्या लोन से, क्या शेयर से, क्या डिबेंचर से, क्या इन द फॉर्म ऑफ कमीशन? किससे? तो देखिए आप इस चीज को क्लियर करते चलिएगा कि हाउ डू ट्रेडर्स मेक प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, बहुत लोग आंसर भी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कमीशन इसका राइट आंसर
आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही होगा बी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर पे बात करेंगे। 9th नंबर पे आप लोग एक बार जरूर बताइएगा आपको ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है, क्या इस तरह के लाइव सेशन होने चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताएं। आपका एक कमेंट हमें और भी मोटिवेट करता है, एनर्जेटिक बनाता है और आपके लिए और इस तरह का लाइव सेशन हम अरेंज करते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट all imports and exports activities are governed by कहता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मतलब भेजने और लाने वाला जो एक्टिविटीज है वो गवर्न किया जाता है किस पॉलिसी के तहत, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दूसरा ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस कुछ चीजें मैनेजमेंट के अंदर आपको याद करने की जरूरत है। दूसरा फिस्कल पॉलिसी, तीसरा है ग्लोबल पॉलिसी, फोर्थ है ट्रेड एंड बिजनेस पॉलिसी, फोर्थ है ट्रेड एंड बिजनेस पॉलिसी। काफी इंपॉर्टेंट। ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप समझ रहे होंगे ये गवर्न करता है कौन पॉलिसी, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को गवर्न करवाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए 10 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन फिर से सर्विस बिजनेस से सवाल है। बहुत सवाल पूछता है सर्विस बिजनेस से। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल कोई वर्क नहीं होता है। लोग बिजनेस को समझते हैं फिजिकल वर्क, पर ऐसा कुछ नहीं। इसका एक टाइप है सर्विस जिसमें कोई भी फिजिकल वर्क परफॉर्म नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विस बिजनेस। कौन है जो एग्जांपल है किसका? सर्विस बिजनेस का। सर्विस बिजनेस का इसमें से कौन एग्जांपल है? सर्विस बिजनेस का इसमें से कौन एग्जांपल है? आपके सामने ऑप्शन रहा रिटेल शॉप जहां पे आप खरीदारी करते हो। दूसरा वर्कशॉप जो आपके कॉलेजेस में है। तीसरा होटल। फोर्थ नॉन ऑफ दिस। कौन है एग्जाम्पल जो सर्विस बिजनेस को दिखा रहा है? कौन है जो सर्विस बिजनेस को दिखा रहा है? फर्स्ट रिटेल शॉप, वर्कशॉप, होटल या नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस कौन है जो दिखा रहा है कि सर्विस बिजनेस का एग्जांपल है। यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो रिटेल शॉप सर्विस बिजनेस का तो एक टाइप है जिसमें फिजिकल वर्क नहीं होता है। क्या वर्कशॉप? नहीं। अब देखिए हम लोग अगर बात करें फिजिकल वर्क की तो आप क्या करते हो कि पे करते हो, कोई चीज पे करते हो और उसके बाद में क्या होता है? पे करने के बाद आप वहां पे अगर स्टे कर रहे हो, वहां पे आपको इलाज किया जा रहा है, वहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बता रहा है सर्विस बिजनेस। ये क्या बता रहा है? सर्विस बिजनेस। आप रिटेल शॉप के पास गए, पैसा देते हो, वहां से कुछ लेके आते हो। वर्कशॉप में भी आप वर्क करते हो। तीसरा होटल को हम सर्विस बिजनेस के अंदर रख सकते हैं। सर्विस बिजनेस का एग्जांपल होटल होगा। क्यों? क्योंकि हम पे करते हैं और वहां स्टे कर सकते हैं। होटल इसका एग्जांपल होगा। किसका? सर्विस बिजनेस का। एग्जांपल ऑफ सर्विस बिजनेस कौन होगा इसमें से? होटल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं। 11th नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग बताइए कि मैनेजमेंट का तैयारी किनका पूरा हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं। जो टॉपिक दिक्कत है उसको भी आप लोग कमेंट करें।
11 नंबर, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग मीन्स आपको यहां से एक और सवाल पूछ सकता है, ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज, हमने नोटेड पॉइंट करके लिखवाया था, ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, गिविंग एडवाइस टू द कस्टमर। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है, बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, सी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, ऑल ऑफ द एबव। ये चार ऑप्शन आपके सामने है और चार ऑप्शन में आपको बताना है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब आपको बताना है। ट्रेडिंग मीन्स, सिर्फ ट्रेडिंग मीन्स ही नहीं पूछता है, ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज भी पूछ सकता है आपसे। ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री से कनेक्ट होके वहां से होलसेल रेट में क्या करते हैं? गुड्स को खरीदते हैं, बाय करते हैं, उसके बाद रिटेलिंग में सेल करते हैं। आंसर तो मिल गया, होलसेल में बाय करते हैं, रिटेल में सेल करते हैं। मतलब ट्रेडिंग मींस होता है बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी, हम होलसेलिंग में क्या करते हैं? दो तरह से बताया जाता है, बार बार हम चिल्ला के बोल रहे हैं। होलसेल में ट्रेडिंग में होलसेलिंग और रिटेलिंग होता है, और होलसेल में हम सामान को खरीदते हैं और रिटेल में उसको देते हैं। मतलब ट्रेडिंग मींस क्या होता है, या ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज पूछे तो बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को सेशन जैसे ही समाप्त होगा लाइव सेशन, तो आप लोग ऐप पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इस चीज को फिर से देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। जहां भी दिक्कत हो आप वीडियो को जरूर प्ले करके देखेंगे फिर से, क्योंकि लाइव सेशन के बाद वो अपलोड हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इनमें से कौन है जो डिफिनेशन सही है पेटेंट के लिए? पेटेंट के लिए कौन डिफिनेशन इसमें से करेक्ट है? सबसे पहले ऑप्शन लिखने से पहले हम सीखते हैं। आप लोग को आईपीआर पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें तीन चीज आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है कॉपीराइट, दूसरा आपको पढ़ना है पेटेंट, और तीसरा आपको पढ़ना है ट्रेडमार्क। आपको बताते चले, और जो आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से पीडीएफ भेजा गया सब्जेक्टिव का यूनिट 1 का ओवरव्यू ऑफ बिजनेस का, उसमें लिखा गया है डिफाइन आईपीआर एंड डिस्कस राइट्स ऑफ आईपीआर। जो इन्वॉल्व्स राइट है इसके अंदर, तो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, तीनों को एक्सप्लेन करना है। यह पूछा कि पेटेंट का कौन डिफिनेशन सही है, और लिखता है ऑप्शन इसके सामने। पहला ही ऑप्शन लिखा, अ पेटेंट डिस्क्राइब प्रॉपर्टी एन इन्वेंशन फॉर विच द इन्वेंटर claim the exclusive right। देखिए कहा है पेटेंट डिस्क्राइब प्रॉपर्टी एंड इन्वेंशन फॉर विच द इन्वेंटर क्लेम द एक्सक्लूसिव राइट। दूसरा ऑप्शन आपके सामने लिखा, बोला पेटेंट डिस्क्राइब प्रॉपर्टी फॉर विच द इन्वेंटर क्लेम। तीसरा ऑप्शन आपके पास लिखा, अ पेटेंट डिस्क्राइब इज प्रोडक्ट इन द मार्केट। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास लिखा कि हाउ टू मेक प्रॉफिट।
चार ऑप्शन आपके पास है। देखिए पेटेंट को जब डिफाइन किया जाता है, पेटेंट जब बनवाया जाता है उस टाइम बताया जाता है कि आप कोई भी चीज आपके मेंटल, आपके दिमाग में जो क्रिएशंस हो रहा है उसको कोई चुरा ना सके। आप जो क्रिएटिव चीजें बना चुके हैं उसको कोई चुरा ना सके। जैसे कॉपीराइट बार बार सुनते होंगे, आप क्या करते हैं, आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किए, अब हम क्रिएट कर दिए कोई यूट्यूब चैनल राम के नाम से, इस पे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। अब मेरा वीडियो कोई दूसरा कोई अपलोड करता है तो आप कॉपीराइट लग जाता है। ये चीजें आप सीख रहे होंगे। पेटेंट के अंडर में अगर ये आप राम से बनाए हैं तो इस चीज को कोई फिर से आपके मेंटल में होने वाले इन्वेंशन को कोई चुरा ना सके। तो वो पेटेंट के अंदर ट्रेडमार्किंग, आप सामान पे देखते होंगे मार्का लगा हुआ होता है, वो ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं। आईपीआर के अंदर में ये तीनों चीज डिफाइंड है। अगर हम लोग पेटेंट के डिफिनेशन की बात करें तो कहता है पेटेंट डिस्क्राइब प्रॉपर्टी एंड इन्वेंशन फॉर विच द इन्वेंटर क्लेम द एक्सक्लूसिव राइट। ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पेटेंट के लिए ऑप्शन नंबर ए कि पेटेंट डिस्क्राइब प्रॉपर्टी एंड इन्वेंशन फॉर विच द इन्वेंटर क्लेम द एक्सक्लूसिव राइट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 12 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोडक्ट fill in the blanks of products comes under petrochemicals industry। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऑप्शन आपके सामने है, पहला व्हीकल्स, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है प्लास्टिक्स, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है वूल और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है पेपर। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलता है। आप जब पेट्रोकेमिकल्स पढ़ोगे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, तब आपको पता चलेगा कि उसमें हम किस चीज को प्रोडक्ट करते हैं, किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब हम देखें कि कौन सा प्रोडक्ट आता है अंडर पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज के अंदर में, तो प्लास्टिक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स केम्स अंडर पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप फटाफट कमेंट करो आपको ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है। क्या इस तरह के और भी लाइव सेशन अरेंज होने चाहिए आपके लिए? आप हमें जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपको नजर आ रहा होगा हम भींगे हुए फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्यों? आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट कर रहा है। आप जरूर कमेंट करेंगे, आप जरूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और ये स्टैंडफोर्ड से क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस अब हम लोग देखेंगे। तब तक आप कमेंट करके बताएं ये कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो किस कॉलेज से हैं। एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आप लोग किन किन कॉलेज से इस लाइव सेशन में ज्वाइन हैं और जितने भी लोग ज्वाइन हैं वे किस ब्रांच से ज्वाइन है, इसको भी आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि ये सभी ब्रांच को कॉमन पढ़ना है। और आपको बताते चले कि मैनेजमेंट का चूंकि ये लाइव सेशन चल रहा है तो सभी को कॉमन पढ़ना। अपने कॉलेज के ग्रुप हो, आपका कोई भी ब्रांच का दोस्त हो, उसके पास आप शेयर जरूर कर दे, क्योंकि उसे भी फायदा हो जाए आपके साथ। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है WIPO स्टैंड फॉर, WIPO स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है वर्ल्ड, दूसरा ऑप्शन आपके पास है वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन आपके पास है वाइल्ड लाइफ, सी है वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है नॉट। ये 4 ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है और ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है WIPO स्टैंड्स फॉर क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग चारों ऑप्शन की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हम थर्ड यूनिट में जब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे वहां पे आप WIPO की बात करते हैं। उसमें WIPO का मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर WIPO स्टैंड फॉर की हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी से पूछा गया है, हम अभी बात किए थे प्रॉपर्टी पे। अगर जिन लोगों को IPR का तीन जो राइट्स हैं वो याद रहेंगे, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कवर कर सकते हो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, इनमें से कौन है जो नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इनमें से कौन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास है, पहला है कॉपीराइट, पहला ऑप्शन कॉपीराइट एक्ट 1957। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। सी ऑप्शन आपके पास है पेटेंट एक्ट 1970। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कस्टम एक्ट 1962। देखिए बोल रहा है कौन इनमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ नहीं है। तो हम अभी बताए थे IPR, अभी बात कर रहे थे IPR में, और आपको पूछा भी जाता है। और यहां से द पॉलिटेक्निक क्लासेस से जो आपको सब्जेक्टिव PDF भेजा गया है कि VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें पूछे थे कि डिफाइन करो IPR को, और इसके अंदर में जो राइट्स आते हैं उसके बारे में भी लिखना था। कौन कौन राइट्स आते हैं यही आपको पता होना चाहिए। इससे हम यहां से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं कि इनमें से कौन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ नहीं है। पहला इसके अंदर आता है कॉपीराइट, क्या आता है कॉपीराइट। दूसरा इसके अंदर में आता है पेटेंट। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने आता है इसमें ट्रेडमार्क। आप बताओ इनमें से कौन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ नहीं है। क्या कॉपीराइट नहीं है तो यह है। दूसरा क्या ट्रेडमार्क नहीं है। तीसरा क्या पेटेंट नहीं है। पर पूछ रहा कौन नहीं है। फोर्थ कस्टम एक्ट 1962, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर नहीं आता है, कस्टम एक्ट 1962। तो ये 15 नंबर क्वेश्चंस हम लोग यहां देख रहे थे। अब हम लोग ये 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बाद अब आपके चहेते जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के इस लाइव सेशन में जो एक साथ मैनेजमेंट और माइक्रोवेव का होने वाला है, तो मैं अब फिर से आपके सामने बुलाना चाहूंगा आपके चहेते अंशु सर, जो आपको माइक्रोवेव के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा वही जो पढ़ाया जा रहा है। तो आइए अब लेके चलते हैं माइक्रोवेव की दुनिया में, आपको मिलवाते हैं आपके अंशु सर से। आइए अंशु सर अब आएंगे आपके सामने और बताएंगे माइक्रोवेव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंशु सर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी आप लोग देख रहे थे मैनेजमेंट, जो कॉमन पेपर है, जो हम लोग बात करते हैं कॉमन पेपर, ठीक है। तो विराज सर अब तक कुछ थक गए होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक से पढ़ाते हैं। तो अब हम लोग ये चाहेंगे कि विराज सर को अब विदा देते हैं और आप माइक्रोवेव के स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है सर,
अब जाइए हम लोग माइक्रोवेव की बात करते हैं। थैंक यू सर। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि एक बार अभी फिर से आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार अभी फिर से आप लोग शेयर कर दीजिए कि अब माइक्रोवेव स्टार्ट हो चुका है। तो ये मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको हम इरेज करके आप लिख देते हैं क्या, माइक्रोवेव। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग के कुछ टाइम दे रहे हैं, जितना जल्द हो सके कि शेयर कर दीजिए सारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज जो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं तो माइक्रोवेव में 2020 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोग पार्ट 1 में 1 से 10 क्वेश्चन देखे थे और पार्ट 2 में 11 से 20 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं अभी 2020 का प्रीवियस ईयर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है। आप जल्दी से, मतलब अभी नहीं देखना है, बस आपको नोट करके रख लेना है कि हमको देखना है वो। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। जैसे ही ये लाइव सेशन आपका खत्म होता है, ठीक है, आप तुरंत क्या कर सकते हैं कि उसको जाकर के देख लीजिए। काफी ज्यादा मतलब कि डीपली में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग उतना डीपली में नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बताया उसको हम लोग डीपली में जाएंगे। ठीक है, तो 2019 इवेंट क्या, 2019 और उसका इवेंट का, ठीक है, करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डोमिनेंट मोड इन अ कोएक्सियल लाइन। तो आपसे पूछा गया है डोमिनेंट मोड किसका, डोमिनेंट मोड पूछा गया, वो भी कोएक्सियल लाइन का। तो आप लोग को पता होगा रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड, सर्कुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड काफी ज्यादा मतलब बहुत बार बताया है। तो आपको ये दिया गया, आपके साथ ऑप्शन है क्या, TEM और दूसरा ऑप्शन है TE11 और तीसरा ऑप्शन है TM01 और डी ऑप्शन है नोट। तो आप लोग को ये देख करके थोड़ा सा अचंभित लगेगा कि सर आप तो बताए थे रेक्टेंगुलर वेवगाइड सर्कुलर वेवगाइड में कि TE11, कहीं बताए थे TE00। ठीक है, तो आज यहाँ पे आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो इससे आपको लोग को, जो स्टूडेंट को पता है तो जल्दी से बताएंगे, बाकी हम अभी बताते हैं। तो देखिए कोएक्सियल लाइन का डोमिनेंट मोड होता है TEM। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे ही, लेकिन इसका पूरा आप देखिएगा तो TEM00 होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं TEM मिलेगा, कहीं कहीं TEM00। जिस तरह से आप लोग को मिलता है TE11 सर्कुलर के लिए और TE10 किसके लिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए। तो ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है क्या, बीच ऑफ द फ्लो इज कॉल्ड मैजिक टी। अब ये बताने वाला कौन सा क्वेश्चन है, मैजिक टी। कितने स्टूडेंट को नहीं पता है, हमको तो नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिनको ये पता ना होगा। ऑप्शन में दिया E प्लेन टी, H प्लेन टी, E एंड H प्लेन टी नोट। सारे लोग को पता है कि मैजिक टी किससे बनता है, E एंड H प्लेन टी का कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी है, E प्लेन टी एंड H प्लेन टी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, मैजिक टी। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया डायरेक्शनल कपलर को डिफाइन करने के लिए कौन टर्म को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कपलिंग फैक्टर। तो सारे स्टूडेंट को ये भी पूरा का पूरा पता होगा कपलिंग फैक्टर क्या होता है। दूसरा क्या है आपका डायरेक्टिविटी है। तो जिन स्टूडेंट को आता है वो कमेंट करते रहें और बाकी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें। ठीक है, बोथ A एंड B है और D में है आपका नोट। तो आप सारे लोग बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। डायरेक्शनल कपलर को डिफाइन के लिए कौन कौन से टर्म यूज करते हैं, तो हम काफी डिटेल में बताए थे कि डायरेक्शनल कपलर का 3 मेन जो होता है पार्ट होता है, वो कौन होता है, कपलिंग फैक्टर होता है, डायरेक्टिविटी होता है, एक क्या होता है, आइसोलेशन होता है। ठीक है, ये 3 होता है आपका डायरेक्शनल कपलर का मेन पार्ट। और उस यहाँ पे ऑप्शन है बोथ A एंड B। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। कहीं कहीं मिल सकता है कपलिंग फैक्टर, डायरेक्टिविटी, आइसोलेशन और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपको इजी मतलब दिया जाता है, तो आप देखते साथ आंसर कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ एटेन्यूएटर। तब बताइए 2018 का जितने भी स्टूडेंट अगर देखे होंगे उन सभी स्टूडेंट ये बना सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या कि इनमें कौन एटेन्यूएटर है,
क्या है एटून्यूएटर है। पहला ऑप्शन है फ्लैप टाइप एटून्यूएटर, वैन टाइप एटून्यूएटर और रोटरी वेन टाइप एटून्यूएटर। इसमें कौन है फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या दोस्त ये बताने वाला ही बात है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोटरी वैन भी हो जाएगा, वैन एटून्यूएटर भी हो जाएगा, फ्लैप टाइप एटून्यूएटर, ये तीनों क्या है एटून्यूएटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। सभी स्टूडेंट जरूर शेयर कर दे इस सेशन को, ताकि सारे स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। आप लोग ये ना सोचिए कि सिर्फ हमें बेनिफिट हो, सारे स्टूडेंट का बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, और बता दें आपको कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से जो एग्जाम के पहले एग्जाम का आयोजन किया गया है, तो जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन में यदि पॉसिबल हो एट एनी और किसी भी कीमत पर अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर आए। 8 तारीख से आपका स्टार्ट है, अब टाइम आप लोगों के पास नहीं है, जल्दी से फॉर्म इसको भर दे। 8 सितंबर से आपका स्टार्ट है, ये चलेगा 12 सितंबर तक, एग्जाम के पहले एग्जाम। इससे बेनिफिट क्या है कि एग्जाम के पहले आपको एक बार सिलेबस पूर्ण रूप से रिवीजन हो जाएगा। कब, जब एग्जाम के पहले एग्जाम आप देते हैं तब। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म फिलअप कर ले। किसी भी तरह से कोई भी कॉन्टैक्ट है, अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो 9204047883 पे अर्जेंटली कॉल कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं होना चाहिए कि सर हम एग्जाम नहीं देंगे। सारे स्टूडेंट अगर आप पढ़ना है चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप इस एग्जाम को जरूर दे। जो लोग दूर से हैं तो उन लोग को अलग ही बात है, लेकिन जो लोग आज पॉसिबल है उनको गया में रह करके और एग्जाम ना दे रहे हैं, तो उनसे काफी बेवकूफी और कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ये कर ले। ठीक है, जल्दी से फॉर्म भर ले, आपके पास बहुत कम समय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हॉर्न एंटीना के लिए सही है। कौन क्या, किसके लिए, हॉर्न एंटीना के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग पढ़े होंगे हॉर्न एंटीना, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज यूज्ड फॉर गेन मेजरमेंट। क्या इसको गेन मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, सारे लोग बताएंगे गेन मेजरमेंट। और दूसरा ऑप्शन है क्या इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। और तीसरा ऑप्शन इसका क्या है, क्या इसका यूज कैलिब्रेशन के लिए नहीं करते हैं, कैलिब्रेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। और चौथा ऑप्शन इसके पास है क्या इसमें रेजोनेंट एलिमेंट होते हैं, रेजोनेंट एलिमेंट होते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या ये गेन मेजरमेंट में यूज किया जाता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, क्या इसको कैलिब्रेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, क्या इसमें रेजोनेंट एलिमेंट होता है। जल्दी से जो स्टूडेंट को आता है कमेंट करके बताएंगे। सारे स्टूडेंट देखिए कमेंट करें, जिनको आता है वो भी, नहीं आता वो भी, ताकि आपको पता चल सके इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है। जल्दी से सारे लोग शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। ठीक है, तो आप बताइए इसमें क्या। तो आपको बता दे दोस्त, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही सिंपल होता है। क्या, बहुत ही सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये गलत। इसका जो कैलिब्रेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है क्या, तो ये भी आपका गलत है। इसमें क्या रेजोनेंट एलिमेंट होते हैं, तो इसमें कोई रेजोनेंट एलिमेंट नहीं होते हैं। इसका सही स्टेटमेंट आपका क्या है, इसको गेन मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 6 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या है, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। और आप लोग क्या कीजिए कि जल्दी से इस सेशन को फिर से एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट अभी तक ना आ पाए हैं वो आ जाए फिर से। आप दोस्त देखिए, आप लोग भी ये नहीं कीजिए, आप लोग को बताया जा रहा है तो आप लोग भी अपने फ्रेंड को हेल्प कीजिए। हेल्प करना बहुत ही अच्छी बात है, और खास करके अभी के टाइम में जितना आप हेल्प कीजिएगा वो फ्रेंड आपको ज्यादा नियरली होंगे, कहेंगे कि मेरा केयर कर रहा है ये फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 7 का। 7 में क्वेश्चन क्या है दोस्त, हमको तो बताने में क्या कहें। 7 में जानते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ना कि बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज लीस्ट 2 कैविटी। कौन ऐसा डिवाइस है जिसमें कम से कम 2 कैविटी को यूज किया जाता है। कम से कम कितना, 2 कैविटी। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो बताइए आप ही लोग क्या है। तो ऑप्शन आपके पास जानते हैं क्या है,
ये ऑप्शन है आपके पास क्लिस्ट्रॉन है, और ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन को हम RF लिख दे रहे हैं, समझिएगा RK लिख दे रहे हैं, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। और सी में है आपका TWT है, और आपका डी में है बोथ A एंड B। तो जल्दी से बताइए, तो जितना जल्दी बताइए आप लोग किसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं क्लिस्ट्रॉन के मतलब ही होता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। अगर क्लिस्ट्रॉन आपको लिखा है तो आपको समझ जाना है कितना, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो आप सभी को पता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन इसका नाम में है। जब इसका नाम में है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, तो आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, सोच सकते हैं इसका आंसर, तो इसी पता चल गया, इसी में छिपल है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में कितना होता है, तो वन कैविटी का यूज किया जाता है। TWT में क्या होता है, इसमें हेलिक्स का यूज किया जाता है। क्या, हेलिक्स का यूज किया जाता है। बोथ A एंड B तो पॉसिबल है नहीं दोस्त। इसका सही आंसर क्या होगा, क्लिस्ट्रॉन इज राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या जानते हैं, क्या है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन कन्वर्ट। एक रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन है और उसको क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम, मतलब एक रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन डिवाइस है, वो कन्वर्ट कहां करता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज कन्वर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए में पता है क्या है, ऑप्शन ए में है माइक्रोवेव पावर। ठीक है, माइक्रोवेव पावर टू करता है AC पावर में। फिर ऑप्शन आपका बी जानते हैं क्या, बस इसका क्या कर दिया, माइक्रोवेव पावर टू DC पावर में। ठीक है, सी ऑप्शन जानते हैं क्या, बस इसको कर दिया DC पावर टू माइक्रोवेव पावर। ठीक है, ऑप्शन डी में है नोट। तो सारे लोग को पता होगा कि जो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन जो होता है एक DC वोल्टेज को लेता है, उस DC वोल्टेज को AC में चेंज करता है। तो आप लोग सभी को पता होगा। अब AC क्या होता है, माइक्रोवेव पावर की बात करता है। ठीक है, अब आप बताइए कि DC कहां होता है। तो जो आप वेलोसिटी मॉड्यूलेशन करते हैं दोस्त, तो जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है वही तो DC के टर्म करता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के बाद वो क्या होता है, करंट मॉड्यूलेशन में चेंज हो जाता है, मतलब DC टू AC में चेंज करता है। तो आप बताइए DC टू AC ऑप्शन में है दोस्त, तो नहीं। तो माइक्रोवेव DC है, DC पावर से कहा माइक्रोवेव पावर में चेंज करता है। और माइक्रोवेव पावर जो आपको आउटपुट मिलता है वो AC में ही तो मिलता है, क्योंकि कैविटी लाता है, कैविटी में RF फील्ड क्या करता है, रहता है। RF फील्ड क्या होता है आपका, AC होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 का C, यानी DC पावर इंटू माइक्रोवेव पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो 8 में देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है थोड़ा सा आपको ये मतलब इजी नहीं है, मतलब इजी है लेकिन थोड़ा सा ये क्या होगा कि इस टर्म को काफी स्टूडेंट ने नहीं समझे होंगे या फिर नहीं पढ़े। बोला गया है इज द कोर एलिमेंट, क्या पूछा गया है, कोर एलिमेंट। ध्यान से सारे लोग समझिएगा, कोर एलिमेंट ऑफ माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, ये पूछा गया माइक्रोवेव ओवन का कोर एलिमेंट क्या क्या होता है। तो ऑप्शन में है मैजिक टी। ठीक है, ऑप्शन बी में आपके पास है क्लिस्ट्रॉन, और आपके पास सी में है मैग्नेट्रॉन, और डी में आपके पास है TWT। तो देखिए इस तरह ध्यान समझिएगा माइक्रोवेव ओवन का मतलब क्या कहा जा रहा है कि देखिए ओवन का मतलब यहाँ पे ये कहता है कि जिसके पास कुछ एक अपना क्षमता हो जनरेटिंग करने का, मतलब कुछ बनाने का, यानी जनरेट करने का क्षमता। जैसे में मान ली जनरेटिंग करना है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने की क्षमता रखता हो, उसको हम लोग एक माइक्रोवेव ओवन बोलेंगे। जिस तरह से क्या कि जनरेट मतलब कहने एक दूसरे को अपने दे सके। जिस तरह से बात करते हैं कि घर में, आपके घर में भी चावल रखते होंगे, बहुत सा किसान फैमिली से, जो भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके घर में चावल रखा जाता है। ठीक है, और एक जो होता है FCI गोदाम में भी चावल रखा जाता है। तो दोस्त आपसे अगर कोई मांगे कि घर में से इतना चावल दो, तो थोड़ा सा ये क्या होगा कि आपको देने में परेशानी होगा। लेकिन FCI गोदाम से कितना भी चावल उठा लिया जाए तो वहां पे परेशानी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास इतना क्षमता है कि एक सोर्स हो कि एक दूसरे को दे सके, वही माइक्रोवेव ओवन है। तो आप बताइए मैजिक टी में आप ऐसा देखे थे क्या? मैजिक टी में क्या होता है कि पावर को हम लोग इनपुट में देते थे, वो डिवाइड होता था,
और डिवाइड होने के बाद हमें पता चल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड हो रहा है कि या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे मैजिक टी में हम लोग ई एंड एच प्लेन से डिवाइड देखे थे, तो वहां पे कुछ अलग कंस्ट्रक्शन था कि उस तरह से वहां कोई उसका एस मैट्रिक्स आप लोग देखे होंगे, हम बताए भी थे। उसके बाद क्लिस्ट्रॉन, तो क्लिस्ट्रॉन क्या है, एक एम्पलीफायर है। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की बात किया जाए तो एक क्या है, एक एम्पलीफायर है। क्या एक एम्पलीफायर एक सोर्स हो सकता है? नहीं। क्या TWT एक एम्पलीफायर है? तो क्या ये एक सोर्स हो सकता है? नहीं। तो आप जरूर पढ़े होंगे कि मैग्नेट्रॉन जो है एक सोर्स है। कैसा सोर्स है? तो हाई पावर सोर्स है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को मिला होगा पढ़ने के लिए कि मैग्नेट्रॉन क्या है, एक सोर्स है। और कैसा सोर्स है? तो हाई पावर सोर्स है। तो माइक्रोवेव ओवन का मतलब वही होता है कि खुद यानी सेल्फ क्या कर सके, फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सके। और ये भी जानते होंगे कि मैग्नेट्रॉन क्या है, तो मैग्नेट्रॉन एक ऑसिलेटर भी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें। और 8 का सही आंसर क्या होगा, तो आपको सी इज राइट आंसर। सारे स्टूडेंट के पास क्वेश्चन भी होगा, सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, और आपको समझ में भी काफी अच्छा से आ रहा होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन पूछता है दोस्त। 9 है बीच ऑफ द फ्लोइंग, सॉरी 9 में है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर TWT। आपको बताना है TWT के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। फर्स्ट में जानते हैं क्या है ऑप्शन में इट इज अ ब्रॉडबैंड डिवाइस। तो आप लोग जानते हैं दोस्त कि ब्रॉडबैंड डिवाइस होता है ब्रॉडबैंड डिवाइस, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में आपके पास क्या है पता है, ऑप्शन बी में है किसका नॉइज फिगर क्या होता है, लो होता है। क्या? नॉइज फिगर। तो आप लोग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे तो वहां पे ये काफी अच्छा तरीका से बताया गया। तीसरा क्या है, इट रिक्वायर कैविटीज। बताइए तो इसका कैविटी कहीं पे नजर आता है जी? अभी हम बताए थे। और लास्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो बताइए तो कैविटी कहीं नजर आया था आपको? हे जब हम TWT बताते हैं तो बोलिएगा नहीं सर इसमें क्या नजर आता है, तो ये नजर आता है, इसको बोलते हैं हेलिक्स। और ये कैसा होता है, तो स्लो वेव स्ट्रक्चर होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों बना था, इसका भी हम लोग एक्सप्लेन करके चले थे, लेकिन अभी नहीं, अब आपका टाइम खत्म हो गया। बस अभी समझिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो TWT क्या है, तो ब्रॉडबैंड डिवाइस है। यानी ब्रॉडबैंड कैसा डिवाइस है, तो ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है। इसका नॉइज फिगर क्या होता है, लो होता है। इसमें कैविटी यूज किया जाता है, तो नहीं। इसमें क्या यूज किया जाता है, हेलिक्स। तो फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो चलिए आज से काफी लेट हो चुका है। अभी अभी आप लोग माइक्रोवेव से जस्ट पहले मैनेजमेंट देखे थे और उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको कराया गया था। और उसके बाद हम सोचे कि माइक्रोवेव भी करा दे तो आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, काफी ज्यादा कॉल मैसेज आ रहा था। तो चलिए आज हम लोग उसी में देखे, पार्ट 1 इसमें देख लेते हैं, फिर अब पार्ट 2 लेकर के जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग जानते हैं 1 से 10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज हम 10वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि अब आप लोग को भी रिवीजन करने का टाइम मिलना चाहिए। रिवीजन भी आप लोग को करना है, पढ़ना भी है। और जो लोग एग्जाम के पहले एग्जाम का जिनको देना है उनके लिए मैनेजमेंट पहला पेपर है, तो आप मैनेजमेंट का भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है बीच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस वर्क इन LSA मोड। इसमें कौन सा ऐसा डिवाइस है जो LSA मोड में वर्क करता है? क्या LSA मोड में वर्क करता है? और इसका ऑप्शन आपके पास है गन डायोड, और बी में आपके पास है वैरेक्टर डायोड, और सी में आपके पास है टनल डायोड। क्या? टनल डायोड। और डी में है आपका नोट। तो आप लोग जल्दी से बताइए LSA मोड जो होता है कहां पे देखे थे? तो आपको याद होगा, आप लोग को याद होगा कि LSA मोड जो हम बताए थे, जब गन डायोड बता रहे थे, पूरा वर्किंग बताने के बाद आपको हम मोड ऑफ ऑपरेशन का, गन डायोड का मोड ऑफ ऑपरेशन बताए थे। तो मोड ऑफ ऑपरेशन में 4 टाइप का मोड ऑफ ऑपरेशन बताए थे, जिसमें एक क्या था, LSA मोड था। क्या? LSA
मोड था। तो एलएसए मोड कहाँ होता है? गन डायोड में, यानी गन डायोड में क्या करता है? एलएसए मोड वर्क करता है। तो आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा, एलएसए मोड का पूरा नाम क्या होता है? एलएसए का पूरा नाम क्या होता है? और ये अभी हम नहीं, नेक्स्ट जब पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो आपको हम बताएंगे एलएसए मोड का पूरा नाम। जिन स्टूडेंट को आता है वो बता दीजिए, जिन स्टूडेंट को नहीं आता है वो थोड़ा वेट कर लीजिए कि एलएसए मोड क्या होता है। बहुत लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं, सर को लगता है कि नहीं आता होगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त, कुछ आप लोग के लिए भी दिया जाए ताकि आप लोग भी कम से कम एलएसए मोड के चलते तो गन डायोड को पूरा पढ़िएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं। 10 क्वेश्चन हो गया, पार्ट 1 खत्म। अब हम लोग लेकर के आएंगे पार्ट 2 माइक्रोवेव का 2019 का। उसके बाद एक और आएगा A to Z VBI क्वेश्चन, मतलब आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो कब आएगा दोस्त? एग्जाम के पहले, एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उसको जस्ट लेकर के आप लोग को सामने यूट्यूब पे जरूर आएंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।